हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यस मैथ्स एकेडमी। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत 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 मस्ती कर रहे होंगे, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और स्कूल में बवाल मचा रहे होंगे। तो क्या है आज का मैटर? आज का मैटर हमारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चल रहा था। पार्ट नंबर हम ऑलरेडी 3 पार्ट कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 कर लिए, 4.2 कर लिए है, प्रीवियस ईयर के भर भर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 की ओर। तो हमारी एक्सरसाइज मैंने प्रीवियसली बता दिया था कि हमारी जो एक्सरसाइज है 4.1, 4.2, 4.3 तीन पोर्शंस में बनी हुई है। सबसे पहले हमें ये पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है और फॉलोइंग इक्वेशंस आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अ प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, फिर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना, और थर्ड प्रॉब्लम जो थर्ड हमारी एक्सरसाइज है 4.3 उसमें हमें श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करने के लिए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए सिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या मैटर हो रहा था, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, हमने फैक्टराइजेशन बहुत ही अच्छे से किया, कुछ क्वेश्चंस टफ क्वेश्चंस आए जो मुझसे भी नहीं बने। एक क्वेश्चन नहीं बना है, उसको मैं बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा। और बाकी के जो थे हम भी बीच में उलझे। तो हमने यहाँ से बहुत सारा नॉलेज हम लेके इकट्ठा करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का क्या मैटर है, आज हम क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, श्रीधराचार्य मेथड पढ़ने वाले हैं। तो मुझे पता है आप में से बहुत बच्चे हैं जिन्होंने 9th में बहुत ज़्यादा बेसिक्स उनका स्ट्रॉन्ग है, बाकी जो बच्चे कमज़ोर है उनके लिए थोड़ा सा समझते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या कर रहे थे और क्यों श्रीधराचार्य मेथड की और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ी, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं। एक इक्वेशन लिख के, इक्वेशन ये कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो हमें तो पता है कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें पता था कि हम ग्राफिकल मेथड जो कि हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ी थी उससे करते हैं, या फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो मिडिल टर्म को जब यहाँ पे स्प्लिट करना है तो आपको क्या करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका सम या फिर जिसको हम माइनस करें तो उसने क्या बनाना चाहिए 4x, और जब उसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनाना चाहिए उसने 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2x स्क्वायर। तो भाई साहब आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो सीधा सीधा हम जो फैक्टराइजेशन कर रहे थे, ऐसा कोई नंबर ही नहीं एग्जिस्ट करेगा कि जिसको तुम मतलब कि सरल भाषा में फैक्टराइज इसको कर दो और ये दोनों को जिसका मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए, 2x स्क्वायर ठीक है, बाकी 2 आ जाए और जोड़ने पे 4x आ जाए। तो यहाँ पे हमारी 12 बज गई, मतलब हम यहाँ पे अटक गए। तो बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने सोचा कि यार फिर इस हिसाब से मतलब कि जो स्प्लिट टर्म्स थी, स्प्लिट टर्म्स जहाँ पे रूट वाली रूट जैसे √2/3 आ जाए, या फिर जैसे कि 1/2 आ जाए, फ्रैक्शंस में आ जाए, तो वहाँ पे है ना बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकती चीज़ें और सारे मैथमेटिशियंस बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो फिर आते हैं हमारे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जहाँ पे फैक्टराइजेशन के बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं होगा, या फिर फैक्टराइजेशन आप लगा के थक जाओगे, बाकी फैक्टराइजेशन मेथड आप नहीं लगा पाओगे। तो वहाँ पे आते हैं हमारे श्रीधराचार्य जी। श्रीधराचार्य जी आते हैं, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी आते हैं, ठीक है, हमारे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन। क्या भैया? ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन कौन आते हैं, किसने एंट्री ली थी? श्रीधराचार्य जी ने। श्रीधराचार्य जी आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई साहब मैं आपका इसको 1 नॉट सॉल्यूशन देता हूं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम सब ने लिख के बता दिया कि सर स्टैंडर्ड जो फॉर्म है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कुछ इस प्रकार से है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये तो फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। और साथ के साथ में
ये जो ए बी सी है ना, दिस ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये ए बी सी रियल नंबर्स है, इमेजिनरी नंबर्स नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बच्चों, अगर ऐसा है तो मैं आपको x की वैल्यू दूं। तो उन्होंने बोला, हमने बोला कि हाँ बिल्कुल x की वैल्यू दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक बात बताओ, ये x स्क्वायर है तो इसके सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। तो हमने बोला बिल्कुल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम पढ़ते आए हैं, 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल बच्चों, x के 2 सॉल्यूशन में देता हूं आपको। x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या आएगी, ए बी सी में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दो डिवाइड बाय 2a। हमने बोला कि सर फिर इस हिसाब से यहाँ पे 2 वैल्यूज कैसे हुई। तो उन्होंने बोला कि बेटा, एक ये जो है x की वैल्यू प्लस साइन लगा के निकाल लेना, और दूसरे x की वैल्यू माइनस साइन लगा के निकाल लेना। हमने बोला ठीक है सर, उसको तो हम लिख लेंगे, लेकिन ये श्रीधराचार्य मेथड या फिर इसी श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, इसको क्या बोला जाता है, इसको ये भी बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला बोला जाता है, या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या फिर श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, इसको रूल भी बोला जाता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कैसा ही प्राउड मोमेंट है कि पूरी दुनिया जो कि परेशान हो रही थी कि स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो इस फॉर्म में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही थी तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, पूरी दुनिया परेशान थी। तो हमारे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने एक रूल दिया कि अगर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है जो कि सब जगह पूरी दुनिया में जितनी भी इक्वेशंस बन सकती है पूरी बना लो, जिस भी फॉर्म की इक्वेशंस हो सकती है, जो भी ए बी सी की वैल्यूज हो सकती है, मैं आपको वैल्यूज निकाल के दे दूंगा x की। तो ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था पूरे इंडिया के लिए। और ये तकरीबन कब ये हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने ये रूल दिया था, तो रूल दिया था 1025 कॉमन ईरा में। मतलब समझ रहे हो आप, 1025 ईस्वी में, जैसे 2026 चल रहा है, सन 2026 चल रहा है, तो सन 1025 में ये फॉर्मूला दिया गया था। तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको एक कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट भी बताया था कि कुछ जने मतलब कि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इनका बर्थ जो है, बर्थ का टाइम और जब हमारे श्रीधराचार्य जी एक्सपायर हुए थे, तो ये टाइम फ्रेम उससे आउट है। तो मैंने बोला था तुम्हें कि इसके ऊपर R&D करना, ताकि थोड़ा सा आपका इस डायरेक्शन में भी दिमाग चले। बट आपकी जो बुक्स में दिया गया है, तो उनका हिसाब से 1025 कॉमन इरा में ये फॉर्मूला दिया गया था। तो इस फॉर्मूले की लिमिटेशंस क्या हैं? कोई सा भी फॉर्मूला अगर पॉपअप होता है, आप पढ़ते हो, तो इस फॉर्मूले के लिमिटेशंस क्या हैं? तो इस फॉर्मूले की लिमिटेशंस मैं बता दूं, कोई नहीं है। उसने स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए और a b c रियल नंबर्स होने चाहिए। खाली एक ही इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है, क्या है, जो खुद स्टैंडर्ड फॉर्म ही बता रहा है कि ये ए बी सी जो है ये होने चाहिए भाई साहब रियल नंबर्स। तो सारे कोई सी भी इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन बनती है, या फिर आप बना लो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए भी 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2x प्लस का 5/3 इज इक्वल टू 0। कैसी भी इक्वेशन ले लो आप, कैसी भी इक्वेशन ले लो, ये फॉर्मूला आपको x की 2 वैल्यूज निकाल के बताएगा। अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इतनी चर्चा में क्यों रही है, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है, ये चर्चा में इसलिए भी बहुत ज़्यादा रही थी क्योंकि जब x की वैल्यूज नहीं निकल रही थी, फिर x की वैल्यूज के लिए फॉर्मूला आ गया 1025 ईस्वी में, तो फिर ट्रबल्स क्या थी, फिर दिक्कतें क्या थी? तो दिक्कतें ये थी बच्चों कि इसके अंदर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था, ये थोड़ा ट्रबल दे रहा था। ये जो चीज जो थी, ये जो टर्म थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये थोड़ी ट्रबल वाली टर्म थी। ट्रबल वाली टर्म कैसे थी? अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac एक टर्म है जहां पे बी ये रहा, जैसे इस केस में 4 है, इस केस में -1/2 है, इस केस में भी -1/2 है,
4a तो आपको पता है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे a इस केस में 4/3 है, a और c लास्ट टर्म 5/3 2। तो ये जो फैक्टर आ रहा था, ये जो टर्म आ रही थी b² - 4ac, ये कभी कभार 0 आ रही थी। तो इस केस में मैं आपको बिल्कुल 100% आगे चीजें बताने वाला हूँ और हम इसको बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। बाकी ये मोटे तौर पे समझ रहे हैं कि ये जो टर्म थी ना, ये कभी कभार तो 0 हो जा रही थी, कभी पॉजिटिव हो जा रही थी, बट कुछ केसेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के देखा गया कि ये टर्म नेगेटिव भी हो रही थी। तो जब ये टर्म अंडर रूट में कोई सी चीज नेगेटिव हो जाती है तो वो जो नंबर बन जाता है वो बन जाता है इमेजिनरी नंबर, ऐसा नंबर जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है बट नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। नंबर सिस्टम वाली क्लास में अगर नंबर से रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो नंबर सिस्टम वाली क्लास में चले जाना, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे वहां पे। तो इस हिसाब से b² - 4ac एक ऐसी टर्म बन गई थी कि जो ये जो इक्वेशंस है या फिर कोई सी भी लाइफ प्रॉब्लम है जिसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करके, ये इक्वेशंस हमने लाइफ प्रॉब्लम्स में भी बना के देखी है, तो ये बता देता था कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो रियल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, या फिर इस प्रॉब्लम का जो आप मुझे प्रॉब्लम लेके आए हो लाइफ में, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं रियल लाइफ में। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमें पता है सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू, जैसे हम एजेस निकाल रहे थे, जैसे हमने एज निकाली थी, 2 नंबर्स निकाले थे जिनका प्रोडक्ट इतना था, 2 हमने एक कॉटेज इंडस्ट्री का सवाल किया था, या फिर कोई सा एक फ्रैक्शन का सवाल जो कि मैंने लास्ट में दिया था कि ऐसा फ्रैक्शन बनाओ जिसका रेसिप्रोकल ऐसा हो जाता है 5/3 बन जाता है। तो क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं? वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि एक्स की वैल्यू रियल आएगी। अगर वो प्रॉब्लम्स या फिर उसका कोई सॉल्यूशन एक्चुअल में रियल सॉल्यूशन नहीं है, इमेजिनरी सॉल्यूशन है, तो ये टर्म नेगेटिव आ जाती है। अभी इतनी सी कहानी हमने समझी, अब इसको थोड़ा सा इरेज करके और बहुत ही अच्छे तरीके से आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक की आपको कहानी समझ में आ गई होगी। आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक तो यही समझ रही है कि आपको ये सारी चीजें पता है। इस हिसाब से उसने क्या किया, टेक्स्ट बुक में आपकी नेचर ऑफ रूट्स डायरेक्टली बता दिए, नेचर ऑफ रूट्स बता दिए, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स, और ये सारी बातें कर दी। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज कैसी है, मतलब कि ये आपको कितना क्या पढ़ना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे वर्क कर रही है। तो ठीक है, श्रीधराचार्य जी का मैंने अच्छे से बता दिया। 1025 सी में ये फॉर्मूला बताया गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य रूल्स। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड वालों रट लो, सीबीएसई में भी शायद से कभी आया है कि नहीं आया पता नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले को किसने दिया था, यहीं से ये क्वेश्चन तुम्हारा बन रहा है यहाँ पे। हु इन्वेंटेड, किसने इन्वेंट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला? तो भाई साहब 1 लाइनर्स में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर है श्रीधराचार्य जी, ठीक है। वीआईएमपी क्वेश्चन है भाई साहब एमपी बोर्ड वालों का। एमपी बोर्ड वाले यहाँ से देख लो कि कैसे तुम्हारा वीआईएमपी क्वेश्चन है। ये एमपी बोर्ड का बहुत आया है ये क्वेश्चन, मैंने देखा है कि हु इन्वेंटेड और हु डिस्कवर्ड या फिर हु गेव, या फिर ऐसा भी इन्वेंटेड की जगह पे हु गेव, किसने दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला? श्रीधराचार्य जी ने। या फिर उल्टा भी आ सकता है कि श्रीधराचार्य जी ने कौन सा फॉर्मूला दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला कब दिया था? जो बच्चे इस डेट को याद करके चलेंगे, याद क्या करना है, बार बार हम इसको बुक्स खोलते ही हैं, उसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर ही रखे हैं, तो जब भी हम बुक खोलेंगे ये टर्म सामने आ ही जाएगी, ठीक है। तुम्हारा एक क्वेश्चन 1 लाइनर यहां से बन गया, ठीक है, ठीक है भाई साहब, इरेज कर देते हैं इसको। एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी। मेरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज तुम्हें समझाने की जो इस पूरे लेक्चर में थी,
चाहो तो मैं x की वैल्यू ये कैसे आई है, इसको भी मैं x की वैल्यू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है कैसे आई है, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, और मैंने देखा है अधिकतर बच्चे क्या है ना, वीडियो फिर स्किप करके भागने लगते हैं। तो कुछ नहीं है, ये तो तुम्हें 9th में भी बता दी होगी, या फिर 10th में स्कूल में भी बताई होगी। नहीं बताते हो तो DM मार देना। एक से दो से 5 मिनट का वीडियो बनेगा, मैं x की वैल्यू कैसे आती है ये वो भी मैं बता दूंगा। बस उसके लिए आपको खाली एक काम करना पड़ेगा, DM करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं कुछ चीजें समझते हैं भाई साहब। ओके, पार्ट 4 स्टार्ट हो गया है। अब मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, वो मुझे बता देना सही लिख रहा हूँ कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने हर चैप्टर में तुम्हें हर इक्वेशंस के लिखवाए हैं। ये इसलिए लिखवाता हूँ कि तुम पढ़ क्या रहे हो उसकी तो खबर होनी चाहिए। जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये बहुत बार पूछा गया है। MP बोर्ड वालों, स्टैंडर्ड फॉर्म तक पूछा गया है बच्चों। तो कितनी बार बताऊं मैं, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हर बार बस क्वेश्चंस की बात करूं। अगर हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि अगर क्वेश्चन में आता है तो हमें करना है। जहाँ पे ABC आर रियल नंबर्स, इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर और आर रियल नंबर्स। तो ठीक है, ये इतनी टर्म हो गई। अब नाउ श्रीधराचार्य जी रूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्यों दिया गया, क्या आया, कैसे हम प्राउड हुए कि हमारे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन ने ये फॉर्मूला दिया। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x इज टू माइनस का b, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, दूर है बोर्ड थोड़ा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। जहाँ पे ABC, जहाँ पे a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b ये माइनस अलग से है, b x का कोफिशिएंट है, c एक कांस्टेंट है, ठीक है। इतनी सारी चीजें कंप्लीट थी। अब आपके क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर लेता हूँ। MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, दोनों बच्चे, क्या है कि हो सकता है आपको कोई सा स्टैंडर्ड एक इक्वेशन दी जाए और उसको बोला जाए कि उसको अधिकतर ये बोला जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। तो आपको x की 2 वैल्यू यहाँ पे आ रही है। सबसे पहले मैं बता दूं, x की एक वैल्यू, x की फर्स्ट वैल्यू क्या है, वो है माइनस का b प्लस का अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। और x की सेकेंड वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का b, ये प्लस था, माइनस, एक बार माइनस ले लो, माइनस का अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो समझ रहे हो आप, x की 2 वैल्यूज दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको पता है मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, एटमोस्ट कितने जीरोस और रूट्स, एक ही बात है। या फिर x की वैल्यू एक ही बात है, या फिर सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक ही बात है। इन छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो x1 x2 हमने देख लिया कि कैसे, एक बार हमने प्लस ले लिया तो x1 x की एक वैल्यू आ गई, माइनस लिया तो x की दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम जो डिस्कस करने वाले थे कि हम जो डिस्कस कर रहे थे कि आपके क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है इस एक्सरसाइज से। 4.3 एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें से क्या आ रहा है, उसमें से यही आ रहा है, एक तो सीधी सी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के बताओ या फिर रूट्स निकाल के बताओ। अब दूसरी बात, ये वो बार बार बोल रहा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ रूट्स आर रियल, ठीक है, रूट्स आर रियल। अगर सबसे पहले तो बोल रहा है चेक द फॉलोइंग इक्वेशन, इफ द रूट्स आर रियल देन फाइंड द रूट्स। तो सबसे पहले आप समझ रहे हो कि इसमें रियल और इमेजिनरी का भी फंडा आ रहा है। तो 2 से 3 टर्म यहाँ पे बनी है, ठीक है। एक ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना,
ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब हम बनाएंगे इसमें कुछ नोट्स। अब हम क्या बनाएंगे इसमें नोट्स। अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म है, सबसे फर्स्ट अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली जो टर्म है, ये अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। अब मान लो कि ये टर्म क्या क्या हो सकती है, उस सिनेरियो की बात करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब समझते हो तुम? ग्रेटर देन 0 मतलब 0 के बाद, मतलब समझते हो ना आप? 0 के बाद आप समझते हो? 0 के बाद क्या आता है? 0 के बाद आता है भैया 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ ले। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो x की वैल्यूज क्या होगी? x की वैल्यूज देखो, अगर ये 0 से बड़ा हो गया तो अब ये टर्म किस में है? अंडर रूट में है। तो मान लो ये अंडर रूट में 0 के बाद 1 आया, तो अंडर रूट में 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। थोड़ा समझ लेना। अब यही मैं लिखूं अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 आ गया, तो अंडर रूट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 2, तो इसको तो मैं अंडर रूट 2 ही लिख दूंगा। अगर 3 आ गई तो मैं इसको अंडर रूट 3 लिख दूंगा, और वही अगर 4 आ गई तो भाई जो परफेक्ट स्क्वायर है वो तो बाहर निकल आएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? इससे इफेक्ट ये पड़ने वाला है कि जो x1 की वैल्यू है वो क्या होगी? x1 की वैल्यू देखो, उसमें क्या हो जाएगी? माइनस का b प्लस ये अंडर रूट में वैल्यू क्या आई थी? 1 आई थी, तो 1 डिवाइड बाई 2 है। ये x1 निकल आएगा, उस हिसाब से x2 क्या निकल आएगा? माइनस का b माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 है। ये b और a की वैल्यू रखने के बाद में आप x1 x2 निकाल रहे हो। सिमिलरली अगर x1 रूट 2 आता है, ये टर्म अगर रूट 2 है, तो x1 क्या हो जाएगा? माइनस का b प्लस अंडर रूट में रूट 2। भैया अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac थी ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगी? बाई 2 है। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का b माइनस का रूट 2 बाई 2 है। इतनी सी बात क्लियर समझ में आ रही है? तो ये जो वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे एक्चुअल में ये वैल्यूज़ निकल रही है, ये एक्चुअल में ये वैल्यूज़ निकल रही है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया आपके टेक्स्ट बुक में, और इसको क्या बोला जाता है? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन जो ये रूट्स आए या फिर जीरोस आए या फिर सॉल्यूशन है, तो रूट्स जो है उसको बोला जाता है रूट्स आर रियल। इतनी सी बात समझ में आई? क्यों रियल? यहाँ पे रियल इमेजिनरी बातें क्यों चल रही है? क्योंकि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये एक डिसाइडिंग टर्म है। अगर ये टर्म 0 से ज्यादा आई, बी स्क्वायर माइनस 4ac तुमने किया, b की वैल्यू रखी 4 तो वैसा का वैसा ही है, -4, a की वैल्यू रखी, c की वैल्यू रखी। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया, जो कि मैंने बताया कि अगर इस केस में ये टर्म जो है अगर 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, तो ये जो है सॉल्यूशंस जो है ना, वो सॉल्यूशंस निकलेंगे, वो रियल सॉल्यूशंस निकलेंगे। कुछ टर्म्स आएगी, कुछ सॉल्यूशंस आएंगे, इसलिए इसको क्या बोल दिया? रियल्स। अब नाउ सेकेंड कंडीशन। नाउ सेकेंड कंडीशन, इफ ये जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac तुमने सॉल्व किया, स्टैंडर्ड फॉर्म से तुमने a की वैल्यू निकाली, b की निकाली, c की निकाली, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, और अगर ये इक्वल्स टू 0 आ गया, तो इस केस में x1 और x2 की वैल्यू क्या रहेगी? वो बात मैं कर रहा हूं। इस केस में आप देखोगे कि सर x1 इज इक्वल्स टू, तो हम क्या कर लेंगे? माइनस का b रख देंगे। अब ये प्लस, ये टर्म तो 0 हो गई है, तो प्लस 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा? x2 आप बोलेंगे कि सर ये क्या हो जाएगा? माइनस का 20 माइनस ये टर्म तो 0 हो गई है, तो ये 0 ही हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 है। तो यहां से आप देखेंगे, आप खुद देख पा रहे हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, तो आपकी जो x1 है वो x2 के बराबर हो जाएगा। तो इसके जो दोनों रूट्स है, दोनों जीरोस जो है, या फिर इन दोनों के अपन सॉल्यूशंस बोले, तो वो दोनों क्या हो गए? वो दोनों हो गए इक्वल। तो हम क्या बोल रहे हैं?
देन रूट्स आर इक्वल। सीधी सी बात है, कुछ माइंड पे लोड तो नहीं आ रहा है, चीजें समझने में तो बन रही है। अगर नहीं समझने में बनती है तो इस टाइम फ्रेम में कमेंट डाल देना कि सर यहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आया, वापस से दोहरा देंगे। वापस से मैं इन चीजों को वापस से दोहराऊंगा, इसी चीज को दोहरा देता हूं, इसी कॉन्सेप्ट को कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये टर्म जीरो हो गई तो ये टर्म जीरो हो गई, ये टर्म जीरो हो गई, तो आंसर तो माइनस का b बाई 2a आ गया, माइनस का b बाई 2a, माइनस का b बाई 2a। तो आंसर आप डायरेक्ट किसी भी इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, अगर वो जीरो आ गया तो आपको जो फैक्टराइजेशन था या फिर फैक्टर्स जो करने थे वो भी कुछ नहीं करने हैं। ग्राफिकल मेथड से एक्स और वाई को कहाँ पे काट रहा है वो भी नहीं देखना है आपको, तो डायरेक्ट आंसर मिल गया, माइनस b बाई 2a, माइनस b बाई 2a, आंसर मिल गया ना डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों जो है रूट्स, दोनों जीरोस या फिर दोनों बोला जाए सॉल्यूशंस आर इक्वल, देन रूट्स आर इक्वल। अब थर्ड कंडीशन जो है, थर्ड कंडीशन जो है भैया, थर्ड कंडीशन को लिखते हैं इफ। अब एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac है ये जीरो से बड़ा आ गया, जीरो के बराबर आ गया, अगर ये लेस देन जीरो आ जाए उस कंडीशन में आप क्या करोगे भाई साहब। ठीक है, यहां से जो आप कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो ना, ये कॉन्सेप्ट आपको जीवन भर याद रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो आपके 11th-12th में अगर आप जाओगे, कोई से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे, तो क्वेश्चंस कि क्या ये कंडीशंस पॉसिबल है, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, ये जो टर्म्स है, ये बिल्कुल डिसाइडिंग टर्म्स है कि कोई सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है रियल, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो इस चीज को समझते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से कम आ गया, अब लेस देन जीरो वाली चीज क्या है, लेस देन जीरो, जीरो से नीचे नीचे क्या है, जीरो से नीचे है -1, -2, -3, -4, -5। तो भैया अगर मान लो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है तो आपकी x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का b प्लस अंडर रूट लगा देते हैं लेस देन जीरो, लेस देन जीरो में -1, मान लो इस टर्म को हमने सॉल्व किया और -1 आया तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 2a। तो भाई साहब ये क्या हो गया, जो -1 वाली टर्म आ गई। तो आपको तो पता है कि हमने जो भी अभी तक जो आपने अभी तक जो मैथ्स में पढ़ा है, तो आपने यही पढ़ा है कि जो अंडर रूट में जो वैल्यूज रहती है वो आपने हमेशा प्लस वाली देखी है। यहाँ पे आपने अंडर रूट में 2 देख लिया है, अंडर रूट में 6 देख लिया है, अंडर रूट में 10 देख लिया है, अंडर रूट में 64 है, तो आप उसको 8 8 64 8 निकाल देते थे प्लस माइनस का। ठीक है, अंडर रूट में 4 है तो आप उसको प्लस माइनस का 2 निकाल देते थे। ये जो आपने देखा है ना, कभी आपने देखा है अंडर रूट में -1 या फिर x2, इसी में -1 में x2 क्या हो जाएगा, माइनस का b, ये प्लस की जगह पे अब माइनस लग जाएगा, माइनस का अंडर रूट में -1 डिवाइड बाई 2 है। इस हिसाब से आप देखते हो कि भैया यहाँ पे तो एक लोचा क्रिएट हो गया है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे साथ आ गई है कि ये जो टर्म थी बी स्क्वायर माइनस 4ac वो माइनस में जनरेट हो गई है, माइनस आ गई है। तो इस केस में ये जो टर्म्स है ना, इस टर्म्स ने पूरा जो मैथमेटिक्स है उसको अपसाइड डाउन कर दिया है। अभी तक जो तुम समझ रहे थे, तुम्हारी जो मैथ्स की समझ थी कि रूट में तो पॉजिटिव नंबर्स या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स ही रहते हैं, जब जैसे ही रूट में नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, तो मैं अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ये जो अंडर रूट में 1 है, ये जो अंडर रूट में 1 है, अंडर रूट में -1 जो है, सॉरी अंडर रूट में -1 है, इसको लिया जाता है आयोटा, या फिर ऐसे, ये इसको इस तरीके समझो कि आयोटा का स्क्वायर ये उधर जाएगा, वो होता है -1। तो अगर आयोटा है तो हो जाता है अंडर रूट में -1, तो ये अंडर रूट में -1 हो जाता है i, और i हो जाता है एक इमेजिनरी नंबर। जैसे आप रियल नंबर्स पढ़ रहे थे ना, रियल नंबर्स वो सारे नंबर जो कि नंबर लाइंस पे आते हैं, डेसिमल वाले, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, रेशनल इर्रेशनल फ्रैक्शन, 2/5, 0.25, डेसिमल नंबर्स, 2, 3, 4, इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी। यहाँ से अब थोड़ा मैटर दूसरा ट्विस्ट हो जाता है, ये हो जाता है इमेजिनरी नंबर।
तो आपको इमेजिनरी नंबर में का मतलब क्या है, आपको मैं इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इमेजिनरी नंबर्स का मतलब क्या है। इमेजिनरी नंबर का मतलब ये है कि अब जो बात जो रियल में चल रही थी, जो हमारे नंबर सिस्टम पे टाइम लाइन पे थी, सॉरी नंबर लाइन पे जो सारी चीज़ें थी, या फिर इस लाइफ में जो भी सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही थी, ये जो सारी जो समस्याएं हैं, जो कि मैटर है, पूरा आकाश है, धरती है, पानी है, आपका कपड़े हैं, मार्कर, ये सारी रियल चीज़ें हैं ना, रियलिस्टिक है ना, इमेजिनरी नहीं है। तो मैथ्स में एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, वो होगा इमेजिनरी। मतलब कि हम कोई सा भी, अब इमेजिनरी होना, नंबर्स का होना रियल लाइफ में वर्क करता है, तो बिल्कुल वर्क करता है। जो आपके आइडियाज़ रहते हैं वो इमेजिनरी नहीं रहते क्या? आप आइडियाज़ के तौर पे एक प्रोटोटाइप बनाते हो, प्रोटोटाइप को फिर रियल लाइफ में तुम इम्प्लीमेंट करते हो। तो इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट कोई घटिया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो इमेजिनरी नंबर का यहाँ पे उत्पत्ति हो जाती है। तो हम यहाँ पे ये बोल देते हैं कि ये प्लस में भी इमेजिनरी आ गया, माइनस में भी इमेजिनरी आ गया, मतलब कि रूट्स जो है रियल नहीं है। आपको 10th क्लास में इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आप 11th में और 12th में जाएंगे तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन रहेगा वो आयोटा से ही आप कर देंगे, और उस टाइम पे इमेजिनरी नंबर्स की बात भी होगी। लेकिन अब भी हम इमेजिनरी नंबर्स को खाली इतना मान लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स अगर आ गया सॉल्यूशन में, मतलब कि वो प्रॉब्लम है वो इमेजिनरी या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, सॉरी वो कोई हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है, और हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी हुई है, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। इस पे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस पे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हम बोल देंगे देन रूट्स आर रियल नहीं है, नॉट रियल, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हैं देन रूट्स आर इमेजिनरी। तो भैया इसको मैं यहाँ से इरेज कर दूं, इतना फंडा आपने सीख लिया, इमेजिनरी नंबर का भी आपने फंडा सीख लिया कि अब जो सॉल्यूशन आ रहा है वो इमेजिनरी नंबर के साथ सॉल्यूशन आ रहा है। इमेजिनरी नंबर होना कोई गलत बात नहीं है। इमेजिनरी नंबर्स आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे जब आप फ्यूचर की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इमेजिनरी नंबर्स का भी फंडा चलता है। जैसे मैंने बोला, कोई सा बिजनेस, कोई सा आइडिया, कोई सा भी आपके दिमाग में चल रहा कोई सा मैथमेटिक्स की चीज़ जो कि ऐसा होना चाहिए, चांद के पार की चीज़ें हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इमेजिनरी होती है। मैथमेटिक्स में इमेजिनरी चीज़ों को भी एक स्थान दिया गया इमेजिनरी नंबर्स के थ्रू। कैसे ये वर्क करती है वो हायर क्लासेस में आप देखेंगे। बाकी यहाँ से आप क्या सीख पाएंगे, यहाँ से आप इमेजिनरी नंबर से यही सीखेंगे कि भाई साहब जो आप हमसे प्रॉब्लम की बात कर रहे हो ये फ्यूचर की बात है, यहाँ हाइपोथेटिकल कंडीशन आप दे रहे हो। अगर ये कंडीशन बनती है तो ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है प्रॉब्लम, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। रूट्स आर नॉट रियल, इसमें हम कोई सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। इस कंडीशन में हमको पता है अगर रूट्स इक्वल आ गए तो दो सॉल्यूशंस आएंगे, दोनों सॉल्यूशंस इक्वल, देन रूट्स आर इक्वल, मतलब दो सॉल्यूशन इक्वल, देन रूट्स आर रियल। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया देन रूट्स आर रियल, एंड रूट्स रियल है, रूट्स इक्वल है, रूट्स आर नॉट इक्वल। तो इसी के साथ में मैं इधर साइड में या फिर मैंने यहीं पे लिख देना चाहिए था कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आया देन रूट्स आर रियल एंड टू डिफरेंट रूट्स। इसके साथ में क्या एक कंडीशन हो रहा है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो दो अलग अलग डिफरेंट रूट्स भी आ रहे हैं। यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac होता है देन रूट्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल की बात आ जाती है, दोनों रूट्स इक्वल हो गए, यहाँ पे रूट्स रियल है और दो डिफरेंट रूट्स हो गए। अगर ये लेस देन 0 आ जाता है तो रूट्स आर नॉट रियल, इमेजिनरी, और रूट्स जो है वो इमेजिनरी है। तो इस केस में हम नो सॉल्यूशन लिख देंगे, इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे टू इक्वल सॉल्यूशन, टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बिल्कुल आराम से बड़े प्यार से समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या हम इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कैसे रूट्स रियल रहेंगे, बाकी साथ साथ में देन रूट्स आर रियल, या फिर इसी चीज को बोल दिया जाएगा टू डिफरेंट रूट्स।
इस केस में हमने देखा था कि कैसे x1 प्लस प्लस करके x1 बन जा रहा था, माइनस करके x2 बन जा रहा था। तो ये दोनों जो है टू डिफरेंट रूट्स, देन रूट्स और रियल भी है, दो डिफरेंट रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac के केस में, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के केस में, देन रूट्स आर इक्वल, यहाँ पे तो हमने बात कर ही दी थी कि x1 और x2 जो दोनों रूट्स है वो दोनों इक्वल हो गए। इस केस में हमने बोल दिया था बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, देन रूट्स आर नॉट रियल। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, एमपी बोर्ड वालों, सीबीएसई बोर्ड वाले हो, कोई से भी बच्चे हो, ये जो मैंने इतने सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये बहुत बार पूछा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये बहुत बार पूछा गया है, ये भी पूछा गया है कि दो डिफरेंट टाइप के जो वैल्यूज आती हैं या फिर जो सॉल्यूशंस या रूट्स आते हैं उनके फॉर्मूला लिखे। तो एक बार हम प्लस निकाल के फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार हम माइनस लगा के उसका फॉर्मूला लगा देंगे। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने बताई है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट्स रियल है और दो डिफरेंट रूट्स बन रहे हैं x1 x2, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो दो रूट्स जो कि रियल है एंड टू इक्वल रूट्स, देन रूट्स आर रियल एंड टू इक्वल रूट्स। ये बात मैं बताना चाह रहा था कि दो बी स्क्वायर माइनस 4ac दो डिफरेंट रूट्स आर रियल, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड टू सेम रूट्स एंड टू इक्वल रूट्स, x1 x2 इक्वल, माइनस बी बाई टू है माइनस बी बाई टू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, रूट्स आर नॉट रियल नॉट इमेजिनरी। तो जो सॉल्यूशन आ रहा है वो इमेजिनरी सॉल्यूशन आ रहा है, दो डिफरेंट इमेजिनरी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, लेकिन हम क्या बोल देंगे, नो सॉल्यूशन, इमेजिनरी सॉल्यूशन, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, बराबर नोट डाउन कर लो। फिर एक अगली टर्म मैं आपको बताता हूं, इसको अच्छे से पहले 1 मिनट नोट डाउन करो, फिर अगली टर्म का इजाद करते हैं। बच्चों, इतनी सी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब इसको थोड़ा सा ब्रॉड माइंड लेवल से समझते हैं और इसको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर अप करके लिखते हैं। इन जो टर्म्स को हमने लिखा है ये तो मैंने आपको बताया था इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सॉल्यूशन रहता है। अगर हमने ये डायरेक्टली सीख लिया कि ग्रेटर देन 0 है मतलब कि दो डिफरेंट रियल रूट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है ना कि एक नेचर बता रहा है। यहाँ पे आपके जो रूट्स है ना, इनको क्या बोला जा रहा है, इनको बोला जाता है नेचर ऑफ रूट्स। तो आपको क्वेश्चंस में ये भी बोला जाएगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यही नेचर बता रहा है। तो ये जो है एक जो टर्म है जो हमको इसके सॉल्यूशन में बार बार परेशान कर रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस टर्म को क्या बोला जाता है, इक्वेशन, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac plays a vital role, एक वाइटल रोल प्ले कर रही है। क्यों प्ले कर रही है कि ये क्यों प्ले कर रही है, बिकॉज इट डिफाइंस, ये क्या डिफाइन कर रही है, बिकॉज इट डिफाइंस, ये क्या डिफाइन करके दे रही है आपको, इट डिफाइंस नेचर ऑफ रूट्स। हमने देखा ना नेचर ऑफ रूट्स आपके जो है वो रियल रहेंगे, दो डिफरेंट रूट्स और रियल रहेंगे, दो सेम रूट्स और रियल रहेंगे, या फिर इमेजिनरी रूट्स है, उनको कौन सी टर्म डिफाइन कर रही है, इसलिए ये वाइटल रोल प्ले कर रही है। तो इसलिए इस टर्म का नाम क्या बोला गया, so this term b स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसको बोला गया डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर। इसको क्या बोला गया, डिस्क्रिमिनेंट
फैक्टर, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर। डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर क्यों हो गया? क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है, ये जो टर्म थी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये नेचर ऑफ रूट्स बता रही है, ये इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा ये बता रही है। दो अलग सॉल्यूशन होंगे, रियल होंगे, दो इक्वल सॉल्यूशंस होंगे, रियल होंगे, या फिर दो अलग सॉल्यूशंस इमेजिनरी वाले होंगे। इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर बोला गया और इसको डिफाइन करा गया टर्म डी से। डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डी से डिफाइन किया गया। इसको बिल्कुल VIMP में लिख लेना, ये आपको बिल्कुल 100% बहुत ही अच्छे से काम आने वाला है। ठीक ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर क्योंकि यही आपको बता रहा है, डिफाइन कर रहा है। डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन को डिफाइन करने वाली एक मतलब अलग से एक ऐसी टर्म जो इसके बारे में बता रही है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर एक इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर डी होता है, जिसको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माना जाता है। बहुत ही VIMP क्वेश्चन है, तो इसको इस हिसाब से अब हम आगे इरेज कर देते हैं और अब हम डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर डी से ही बात करेंगे कि आपका डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या है नेचर ऑफ रूट्स, इक्वल टू 0 है तो क्या है नेचर ऑफ रूट्स, लेस देन 0 है तो क्या है नेचर ऑफ रूट्स। बेसिकली अगर हमने ये बात कर ली है तो वो बात भी हमने कर ही ली है। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर आपको जब भी क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है, हर बार यही पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस है उसमें आपको यह भी बोला जाता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड डिफाइन द नेचर ऑफ रूट्स। ये क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आगे आपको छोटा सा और लिखवा देता हूं, इसको मैं इरेज कर दूं। ये बिल्कुल बोर्ड बिल्कुल बहुत ही प्यारा हमारा बन चुका है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। एक इसके साथ में हम एक फोटो ले लेते हैं ताकि हमें बनाने में भी आए, मतलब थंबनेल बनाने में भी आए। ठीक है, हमारी फोटो हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से इरेज कर देते हैं। तुम पॉज कर लेना, फिर हम क्वेश्चंस की ओर भी बढ़ते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म रहने देता हूँ, ये रहने देता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। इसको तो तुमने लिख ही लिया होगा क्योंकि ये डिफाइन कर रही है नेचर ऑफ रूट्स। हल्का सा इसको वापस लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा वापस लिखता हूँ तो तुम्हें और ज़्यादा मजे आएंगे भाई साहब। और इसको भी थोड़ा सा लिखता हूँ। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या लिख देंगे वो बात करते हैं। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ने लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। इसको हम लिख देते हैं x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में जो वो टर्म थी उसको अब हमने लिख दिया d, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर था, डिवाइड बाय 2a। अब हम यहां से सॉल्यूशंस निकालते हैं। अब हमारे नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, अब हमारे नेचर ऑफ रूट्स ये हम इसमें लिखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, इफ सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, d अगर 0 से बड़ा है, इसको ब्लैक में लिखते हैं अपन। ठीक है, उधर फिर अपन सॉल्यूशंस उसमें लिखते रहेंगे। इफ नेचर ऑफ रूट्स हो गया जिसमें हमने डाला इफ, अगर इफ फर्स्ट कंडीशन आपका d जो है आपने सॉल्यूशन किया जहां पे वेयर d = b² - 4ac थोड़ा अच्छे से लिखे हैं आप, तुम्हें भी मजा आना चाहिए थोड़ा। डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर d डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर है। इफ
आपका डी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, इस केस में नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? अगर ये डी जो ग्रेटर देन 0 है, डी अगर ग्रेटर देन 0 है, देन हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया? रूट्स आर रियल, रूट्स रियल हैं एंड टू डिफरेंट की जगह पे ये क्या बोल रहा है? टू, जो मैं डिफरेंट बोल रहा था, टू डिस्टिंक्ट रूट्स एंड टू डिस्टिंक्ट रूट्स। तो रूट्स रियल रहेंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट्स रहेंगे, तो वो क्या है? आप बता देंगे कि ये जो x1 है वो ये है माइनस का b प्लस का अंडर रूट में d बाई 2a, और x2 जो है वो हो जाएगा माइनस का b माइनस का अंडर रूट में d बाय 2a। आपने यहाँ पे ये सॉल्यूशन दिया। सेकंड कंडीशन आपने बताई, आपने बोला कि इफ d डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, उस कंडीशन में देन रूट्स जो है, रूट्स आर रियल, रूट्स का नेचर क्या है? रियल है, एंड टू सेम रूट्स, ये जो टर्म है ना, इसके इतने सारे क्वेश्चंस है, भर भर के हर बार सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। इस केस में आपके रूट्स क्या रहेंगे? आपके रूट्स जो रहेंगे x1 x2 दोनों बराबर रहेंगे, वो रहेंगे माइनस का b बाई 2a। ये बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली VVIMP क्वेश्चन हम कर रहे हैं। थर्ड वाली ये जो चीजें हम सीख रहे हैं, थर्ड जो हम देख रहे हैं, थर्ड है d इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर इज लेस देन 0। यही डिसाइड कर रहा है ना नेचर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होंगे, उसका नेचर क्या होगा, यही डिसाइड कर रहा है। इसलिए देन रूट्स आर नॉट रियल, दो रूट्स रहते हैं इसलिए आर लगाया हमने, आर लगा रहे हैं। देन रूट्स आर नॉट रियल, हेंस रूट्स आर इमेजिनरी। तो इमेजिनरी है, साथ के साथ में नो रियल रूट्स हमने लिख दिया, नॉट रियल मतलब द रूट्स आर नॉट रियल, हेंस रूट्स आर इमेजिनरी। ये हमारा यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी एक इक्वेशंस हमने बना दी है, सॉल्यूशंस भी बना दिया। ग्रेटर देन 0 के केस में प्लस माइनस अंडर रूट में d बाई 2a, माइनस का भी माइनस का अंडर रूट में d बाई 2a, d इज इक्वल्स टू 0, रूट्स आर रियल एंड टू सेम रूट्स, ये हमने कर लिया। d इज लेस देन 0, देन रूट्स आर नॉट रियल, हेंस रूट्स आर इमेजिनरी। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इतनी सारी बात हमने कर ली, इतने सारे हमने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट समझ लिए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका ये है, किसी भी प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहती है, श्रीधराचार्य जी ने एक रूल दिया कि आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d बाई 2a, जहाँ पे d जो है वो डिफाइनिंग एक डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर है, जो ये डिफाइन करेगा कि ये जो रूट्स निकलने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में दो, वो रियल्स रहने वाले हैं या फिर इमेजिनरी रहने वाले हैं, दो रियल रहने वाले हैं, दो सेम रूट्स रहने वाले हैं, या फिर दो रूट्स है जो रियल नहीं है, इमेजिनरी रहने वाले हैं। तो इस हिसाब से ये हमारे लिए और सबके लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट भी था कि जब दुनिया को इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की, तो हमारे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियंस सामने आए, ब्रह्मगुप्त जी सामने आए, जिन्होंने, मैंने प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि किस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन दिया था। श्रीधराचार्य जी सामने आए, जिन्होंने इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन दिया था। ये बात चल रही है 1025 ईस्वी की, ठीक है, 1025 CE की बात चल रही है, कॉमन इरा की बात चल रही है। इस हिसाब से ये हमारे होते हैं। अब हम इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद में हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, एक्सरसाइज आपकी 4.3 भी हम कर सकते हैं अभी, वो तो बहुत ही आसान हो जाएगी। साथ के साथ में हम ढेर सारे दूसरे भी क्वेश्चंस करेंगे जो कि CBSE में बार बार पूछे गए हैं, और पूछे गए हैं इन्हीं फंडों पे। बस ये एक फंडा दिमाग में घुसा लो, दिमाग में पता कर लो कि क्या बोलना चाह रहे हैं सर। ये जो चीज़ें अगर आपने सीख ली तो हर क्वेश्चन बनेगा। आपसे डायरेक्टली MP बोर्ड वालों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई साहब इसको VIMP में डाल लो। आपके क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाता है, उसका सॉल्यूशन पूछा जाता है, नेचर ऑफ रूट्स पूछे जाते हैं।
रही बात सीबीएसई वाले बच्चों की, तो सीबीएसई वाले बच्चों को थोड़ा लेवल अप करके चलना रहता है, तो उनका लेवल अप करना है उन्हें, तो थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी रहती है। उन्हें यही चीज़ बोली जाती है कि डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर जो है इसका निकालो, नेचर निकालो कि क्या है रूट्स का, उसके बाद में सॉल्यूशन भी आपको देना है। तो सॉल्यूशन तो मैंने दे ही दिया है। अगर डी की वैल्यू आप अगर निकाल लेते हैं तो 2 डिफरेंट रूट्स का सॉल्यूशन ये रहा। अगर डी 0 आ जाता है तो 2 रूट्स जो हमारे हैं x1 x2 डायरेक्ट आंख मूंद के -b/2 है हमारा आंसर आ जाएगा। अगर लेस देन 0 हुआ तो उस केस में हमारे सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे। तो ये जो नीचे वाला जो टर्म आया है, ये मैंने पहले भी बताया आपको प्रीवियसली इसी वीडियो में, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली चीज़ है, या फिर जो भी हम इमेजिनेशन साइंटिस्ट करते थे कि इसका सॉल्यूशन ये आएगा, तो वहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स का बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया उन नंबर्स ने। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें वर्क करती है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है, इमेजिनरी नंबर्स की जो बात कर रहा हूँ, रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, ये क्लास 11th और क्लास 12th में तो आप पढ़ोगे, ठीक है। अभी इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जिन भी बच्चों को सारी चीज़ें समझ में आ रही है, बिल्कुल एक थंब देते हुए जाना, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मेरे यही था कि मैं फीस वगैरह लूँगा और सारी इन चीज़ों को ऐसे ही चलाऊँगा। बाकी मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं मैं भी लर्निंग की एरा में हूँ, और इन सारी चीज़ें जो आपको इतनी बनी बनाई आराम से घर पे बैठे हुए मोबाइल पे मिल जा रही है, तो उस चीज़ को आप मतलब कि फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। ताकि क्या है कि जो नीडी बच्चे हैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस उधर भी जा रहे हैं, तो ठीक है। ये चल रहा है लाइव, इस हिसाब से लाइव भी चलता है अपना। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी है, और जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ है। तो आप लोगों से तो यही है उम्मीद कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नीडी बच्चे हैं, जिनको असल में ज़रूरत है, उन तक ये वीडियोस ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइए। उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे टाइम पे भी मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी इन सारी चीज़ों की, बाकी नहीं मिल पाई थी। बहुत सारे किसी एक टीचर का जीवन में आ जाना बहुत ही ज़्यादा बच्चे की लाइफ चेंज कर सकता है। आप किसी की लाइफ को चेंज कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से तो एफर्ट डाल ही रहा हूँ। बाकी अगर आप किसी को फॉरवर्ड कर सकते हो ये चीज़ें, जो बिल्कुल नीडी बच्चा है, बिल्कुल गरीब बच्चा है, जिसके बेसिक्स भी बिल्कुल कमज़ोर है। ये मेरा बेसिकली मैंने जो ये चालू किया था, तो उसका मेन मोटो मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको बताया है कि मेन मोटो मेरा रहा है कि हम जो वीक बच्चे हैं, जो वीकनेस है उनके अंदर, उसको हम भगा पाएँ। तो यही है मेरा आप सबसे अनुरोध कि जो भी बच्चे देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स, या फिर अगर कोई बड़े भैया देख रहे हो तो छोटे बच्चों तक इनको पहुँचाएं, गरीब बच्चों तक इन वीडियोस को पहुँचाएं, तो उनकी बहुत हेल्प हो सकती है। आपको लग रहा है कि आपके पहुँचाने से उनकी हेल्प नहीं होगी, बाकी मैं आपको बताता हूँ, आपका एक सपोर्ट बिल्कुल उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं मेरी तरफ से तो पूरा दे ही रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करिए कि आप भी दीजिए। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। अभी क्लास को फॉरवर्ड करते हैं, आगे आगे बढ़ाते हैं क्लास। सो बच्चों, कहाँ तक आ गए थे हम? लाइव भी बीच बीच में ले लेता हूँ ताकि अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये सारा नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख लिया था। सारी टर्म्स सीख ली। अब हमारा मेन फोकस रहेगा बस सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 4.3 भी करेंगे, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। अब जो है इस रेंदो, अब ये जो हमारी एक्सरसाइज है 4.3, इससे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो कि बच्चों को डिफरेंशिएट करते हैं, उनसे बनते नहीं बनते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लेते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल 7 जो दिया है आपका, एग्जाम्पल 7 उसमें ये बोल रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x²
माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, आपको बोला हुआ है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब बिल्कुल हाथ धो के क्वेश्चंस के पीछे पड़ जाते हैं अपन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर की बात हुई, कुछ भी बात हो, हमें सबसे पहले कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सबसे पहले हम उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से हम क्या लिखेंगे, अब हम यहां से कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू है, एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू है और कांस्टेंट सी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हियर हम लेते हैं ए इज इक्वल टू, ए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो ए इज इक्वल टू 2। वेरी गुड। b इज इक्वल टू, b किसका कोफिशिएंट था, x के सामने वाला। तो यहाँ पे x के सामने, यहाँ पे प्लस का b था, तो यहाँ पे x के सामने b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 4। इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। c इज इक्वल टू कांस्टेंट रेट, c इज इक्वल टू 3। इस हिसाब से हमारे पास a b c की बात हो गई। अब उसने क्या फाइंड करने के लिए बोला था, हमने सबसे पहले गिवन इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे, ए की, बी की, सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। उसके बाद में उसने बोला था फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। तो वी नो दैट, अभी इसने बात क्या करी है, जो हमने लिखा था ना पहले वही बात करी। वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हमको पता है डिस्क्रिमिनेंट डी क्या है, डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब डिस्क्रिमिनेंट उसने निकालने के लिए बोला था, तो अब क्या करेंगे हम, पुटिंग b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है माइनस का 4, तो हम इसको क्या कर देंगे, b की वैल्यू रख देंगे माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a हमारे पास में है 2, तो हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू है 3, तो हमने लिख दिया 3 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, 4 चौके 16, ये हो जाएगी 16 माइनस, ठीक 16 माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 8 3 24, ये हो गई 24, 16 में से 24 गए, या फिर 24 में से 16 घटाएंगे, भैया 24 बड़ा है, आप 16 में से 24 कैसे घटाओगे, कोई बात नहीं, 24 में से 16 घटाएंगे तो हमको पता है कि 8 आ जाएंगे, ठीक है, 4 4 8 8 आ जाएंगे। बाकी 24 बड़ा था, माइनस साइन, तो माइनस साइन देगा, तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, उसने बोला था फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, हमने ले लिया डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 8। उसके बाद में उसने बोला एंड फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स। अब भैया ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही तो मैंने आपको बताया था, इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोला गया, क्योंकि डिफाइन कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इमेजिनरी रूट्स दे रही है या फिर ये दे रही है। तो नेचर ऑफ रूट्स हमको पता है, हियर वी सी, हियर वी कंक्लूड दैट कि जो d है, d इज लेस देन 0, 0 से छोटा है, d इज लेस देन 0, तो हमने जो वो वहां पे सारे नेचर ऑफ रूट्स लिखे थे, तो हम क्या बोल देंगे, हेंस नो रियल रूट्स। ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स हो गया। रूट्स का नेचर क्या है, नो रियल रूट्स, ये है आपका आंसर। ये भी आपके एग्जाम्पल में आपको बताया गया।
तो गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, क्योंकि डी लेस देन 0 हो गया तो नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन से आपने क्या निकालना सीखा? हमने जो पूरी रामायण महाभारत सीखी थी उसमें से हमने देखा कि गिवन इक्वेशन में से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। हर क्वेश्चन में यही करना है, हर क्वेश्चन में यही करना है। उस हिसाब से डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है। जो मैं आपको बोल रहा था नेगेटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, हमने रखी ये वैल्यूज, हमने देखा नेगेटिव आ गया। बार बार चिल्ला के मैं यही बोल रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने यहाँ से क्या कंक्लूड कर लिया कि ये लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, मतलब इमेजिनरी इसके सॉल्यूशंस है, रियल रूट्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स रही होगी जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अभी सुन लो जरा, यहीं पे यहाँ खत्म नहीं हुई है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जो इससे बनी है, एक रियल प्रॉब्लम से बनी है, वो रियल प्रॉब्लम बेसिकली में रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। नो जीरोज आना, रियल प्रॉब्लम्स में नहीं जीरो आना, मतलब वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस टाइप से ही आपको सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। डिस्क्रिमिनेंट पता करो, या फिर आपको नहीं बोलेगा डिस्क्रिमिनेंट, वो बोल देगा डायरेक्ट फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब जब वो डायरेक्ट बोल देगा तो आपको नेचर ऑफ रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, या फिर इस केस में लेस देन 0 है। ठीक है, इरेज कर दें। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हुआ। लिख लो, वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ठीक है, एग्जाम्पल तो आप समझ ही लोगे। अब जैसे मेरे एग्जाम्पल नंबर 9 में बताता हूं आपको। किसी को एग्जाम्पल नंबर 8 जानना हो, उसकी डेप्थ तक जाना हो, तो मुझे जरूर क्वेश्चन में, मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो सोचेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों सर करवा रहे हैं। मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि तुम थोड़ा बहुत जान जाओ। तो अब एक काम करते हैं, मेरे को लगता है एग्जाम्पल नंबर 9 तो हो गया है। अपन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन से कर लेते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं अपन। ठीक है, एक्सरसाइज कर लेते हैं 4.3, यहां से स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज यहां से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कर लें क्या? 1 का 1 कर लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 4.3 में? क्या बोल रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं इन इक्वेशंस के, सबसे पहले नेचर पता करो। नेचर अगर पता चल गया, अगर वो नेचर बता रहा है कि रियल रूट्स है, तो उनको फाइंड भी कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुझे लगता है कि सारी क्लासेस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो करवा ही देते होंगे, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर सेकेंड उठाना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड उठा लेते हैं। ये क्या हुआ? 3x² माइनस का 4√3। किसी बच्चे को अगर कुछ क्वेश्चन और पूछना हो तो मुझे DM कर दिया करो, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। परफॉर्मा सेम, गिवन इक्वेशन इज, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम ABC की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ये वाली चीज हम लिख लेंगे। ठीक, ज्यादा मेहनत मुझे भी थोड़ी करना है यार, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है लिटरली। मतलब 2 से 3 किलो वेट कम हो गया है, क्योंकि जॉब के बाद में फिर कोचिंग के बाद में फिर जॉब, वापस जॉब के कुछ कॉल आ जाना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा साइकिल में चल रहा है जीवन अभी तुम लोगों के चक्कर में। तो इसलिए क्या है कि वेट लॉस बहुत हो गया है, समझते हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए तो इतना तो बनता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि एक ही परफॉर्मा हम कर दें। गिवन इक्वेशन इज, हमको इक्वेशन क्या दी हुई है? 3x² माइनस का 4√3x
प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखो, अब इस इक्वेशन को अगर आप करने जाते हैं कि 4 3 12, 12 प्लस का आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, ये स्प्लिट करने पे आना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी क्या है ना, थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। तो इसलिए कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ भैया, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ए बी सी निकाल लेते हैं। ए क्या निकल गया, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, ए हमने निकाल लिया 3, बी हमने निकाल लिया, एक्स का कोफिशिएंट बी था तो बी की जगह पे है माइनस का 4√3, माइनस का 4√3, और सी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। अब भाई साहब नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर टू फाइंड नेचर ऑफ रूट्स वी हैव हमारे पास क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो नेचर बताएगा भैया। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या था, माइनस का 4√3, तो इसको लिख दोगे आप माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू दिया है 3 इंटू सी इज इक्वल टू दिया है 4। अब इसी इक्वेशन को अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, d इज इक्वल टू क्या आया, अब ये जो टर्म है का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, मतलब कि माइनस का 4√3 एक बार मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4√3 दो बार, भाई स्क्वायर है, ये माइनस से माइनस हमको पता है स्क्वायर में माइनस से माइनस कट जाता है, ये 4 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो भैया 4 से 4 16 हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा √3 और √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 बाहर आएगा, ये भी हमें पता है। 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 16 2 32 16 दिया 48, 48 क्या आ जाएगा 48। इसको हम लिख देंगे सॉल्व करके 48 माइनस, अब इस टर्म को सॉल्व करो, 4 3 12, 4 3 12, 12 चौके 12 12 12 2 24, 12 3 36, 12 चौक 48, ये हो गया 48 माइनस 48। इस टर्म को सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई, इस टर्म को आराम से सॉल्व कर लेना। जिनको नहीं बन रही है ना ये चीजें, उनके लिए यही है, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, समझो इसको 1 मिनट लेके बैठो, अगर फिर भी नहीं बनती है तो अपने टीचर से पूछो, मुझसे पूछो, नहीं पूछोगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पूछोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। d इज इक्वल टू हो गया 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। हैंस हमको क्या पता चला, d इज इक्वल टू 0। सो नेचर ऑफ रूट्स उसने पूछा था कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, सो this quadratic equation has two equal real roots। हाँ भाई साहब, आपने टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स वी हैव डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर d इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। d से मैं बता रहा था पिछले कि कैसे ये नेचर बता देगा, d इज इक्वल टू 0 हो गया, d इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब इस इक्वेशन के दो इक्वल रियल रूट्स है। अब वो क्या है, तो आप पूरा फॉर्मूला लिखो। हमें पता था x1 का फॉर्मूला क्या था, x1 का फॉर्मूला था माइनस का b प्लस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। x2 का क्या था, माइनस का b माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही तो था। अब मैं 2 इक्वल, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, d है, इसकी जगह पे तुम 0 रख दोगे तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस का b प्लस का 0 डिवाइड बाई 2a। यहाँ से भी आ जाएगा माइनस का b माइनस का 0 डिवाइड बाई 2a। मतलब x1 और x2 तो सेम ही आ गया, क्या आ गया माइनस का b बाई 2a। तो फॉर्मूले से आप देख लो, डायरेक्ट आपको बेसिकली आपको डायरेक्ट ये लिखना है माइनस का b बाई 2a।
जैसे आपने लिखा क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन आपने सॉल्व किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेज टू इक्वल रियल जीरो रियल रूट्स, उसके बाद में आपको x1 x2 इजिकल्स टू माइनस बी बाई 2a करना है। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था उसके लिए मैंने ये लिखा है। माइनस का b बाई 2 है, माइनस का b इजिकल्स टू क्या था हमारे पास, माइनस का 4√3, माइनस का 4√3 बाय 2a बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय a 3 है, तो 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो भाई साहब आपकी x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी वही। अब ये माइनस से, ये माइनस साइन का माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, 4√3 हो जाएगा। 4√3 को अगर आप काटोगे, 2 से 4 को काटोगे तो 2 बार में चले जाएगा, 2√3। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो कि 2√3 बाय 3। बाकी ये थोड़ा अनप्रोफेशनल होगा, हम थोड़े प्रोफेशनल लोग हैं, हमें पता है कि ये जो 3 है, ये जो 3 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, हमारा आंसर क्या आया 2√3 बाय 3। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, इस 3 को हम √3 मल्टीप्लाई बाय √3 भी लिख सकते हैं ना, तो इससे एक √3 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x1 इजिकल्स टू x2 इजिकल्स टू 2√3 बाई √3, इसको काट दिया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x1 इजिकल्स टू 2 बाई √3, x2 इजिकल्स टू 2 बाई √3। भाई साहब ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यूज निकाली। नेचर रूट्स का पता करने के लिए बहुत टाइम से बोलना हूँ, आपको डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर ही बताएगा कि इस इक्वेशन का नेचर क्या है। d इजिकल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4 से आपने निकाला, d में b की वैल्यू रखी, a की वैल्यू रखी, c की वैल्यू रखी, इस हिसाब से ये वैल्यूज रखी। d इजिकल्स टू 48 माइनस 48 इजिकल्स टू 0 किया, d 0 आ गया, हमको पता है कि 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, वही लिख दिया। आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन हो गया। सेकेंड, x1 x2 हमको पता है माइनस बी बाय प्लस माइनस बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये टर्म 0 है तो माइनस का b बाई 2 है, माइनस का b बाई 2 है। आंसर x1 x2 माइनस का b बाई 2 है आ गया हमारा। अब इसमें हम b की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, इस हिसाब से रखी, माइनस माइनस कैंसिल आउट किया, 2 से इसको 2 बार काटा 4 को, क्योंकि 2a था, a की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, 2 दूआ 4, 2√3 हुआ। अब 3 को हमने √3 रख दिया, थोड़ा प्रोफेशनल, √3 से √3 कट गया, x1 x2 दोनों आ गया, 2 अंडर रूट में √3, 2 अंडर रूट में √3। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, हमने पॉलिनोमियल्स में जो पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में कि x की 2 वैल्यूज थी, एक वो जो ग्राफ जो था वो ग्राफ ऐसे टच हो रहा था कि एक ही पॉइंट पे टच हो रहा था, तो हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे दोनों इक्वल रूट्स है और वो एक ही बार टच होने वाले पॉइंट पे है। तो समझ रहे हो आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल से कनेक्शन बैठ रहा है, वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों आगे चलें, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। अब एक काम करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस सेम रहेगा। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। देखो भैया, अब यहाँ पे हम जो नेचर पता कर रहे हैं, डायरेक्टली नेचर पूछा जा सकता है, ठीक है, नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके भले कर लेना। नेचर पूछा जा सकता है, नेचर के बाद में आपको बोला जाए कि डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सेम कहानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो वहाँ पे भी डी निकाल लो, वहाँ पे रख दो। सेम एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। हम चीज़ों को जब या फिर कॉन्सेप्ट्स को जब समझ लेते हैं तो फिर हमारे लिए ये कोई चीज़ नहीं रहेगी कि हमको डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर निकालना पता है, नेचर पता है, तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालें, यही है सॉल्यूशन, ठीक है, सेम फंडा है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। हमारे पास में अब इक्वेशन क्या आ गई है, इक्वेशन हमारे पास में आ गई है, गिवन इक्वेशन आ गई है
2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म से ये कर लें, ए बी सी की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। हमें पता है ना कि फंडे क्लियर है, सारी चीजें हमें फंडे क्लियर है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्या है, x² का कोएफिशिएंट है, ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6 और सी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 3। सिमिलरली हमको पता है कि फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट्स, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डी की वैल्यूज यहाँ से अब चेंज होगी। अब जो भी पिक्चर चेंज होगी यहाँ से होगी। डी इजिकल्स टू हम क्या लिख देंगे, डी इजिकल्स टू बी² मतलब -6 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय ए इजिकल्स टू हो गया 2 इंटू सी इजिकल्स टू हो गया 3। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं कि d की वैल्यू हमारी क्या निकल के आती है। सारी चीजों को अब इरेज कर देता हूं। अब हम यहां से d की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, नेचर निकालना है मतलब d की वैल्यू निकालनी है। सारी चीजें सिंपल लग रही है। ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हम बिल्ड कर रहे हैं यही बड़े क्वेश्चंस में काम आते हैं। d इजिकल्स टू माइनस का 6 का स्क्वायर, तो 6×6 लिख देंगे, सब हमें पता है, माइनस 4 दूआ 8 या फिर 3 दूआ 6, 6 चौका 24 या फिर 4 दूआ 8, 8 3 24, 8 3 24 आप इसमें लिख देते हो। तो आपको पता है कि d की वैल्यू क्या आ गई। 36 में से 24 घटाएं, 6 में से 4 घटा लो तो बचेंगे 2, 3 में से 2 घटा लिया तो बचेगा 1। इस हिसाब से हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर की वैल्यू आ गई 12। डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर की वैल्यू आ गई 12। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला हैंस d इज ग्रेटर देन 0। सो अब नेचर ऑफ रूट्स क्यों लिखें, सो रूट्स आर रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रियल। हाँ, सो इसको डायरेक्ट लिख देते ना। सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख देंगे हमारा पहला पोर्शन। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट, अलग, d ग्रेटर देन 0 आ गया, हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, इतनी सी चीज समझ में आ गई। तो क्या हो गई, पहला रूट x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा माइनस का b प्लस का अंडर रूट में d, माइनस का b प्लस का अंडर रूट का d बाई 2a। x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का b माइनस का अंडर रूट में d डिवाइड बाय 2a। हाँ भाई साहब, माइनस का b क्या रखोगे आप, माइनस का b माइनस 6, ये माइनस साइन लगाया, माइनस का 6 प्लस अंडर रूट में। ठीक है, 36 में से 24 गए थे तो 12 आए थे, तो अंडर रूट में ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है, ए हमारे पास में है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस हिसाब से माइनस साइन से माइनस साइन मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट में 12 डिवाइड बाय 2 दूआ 4। ठीक है, ये हमारा x1 रूट होता है। इसी हिसाब से हमारे पास x2 रूट क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस का अंडर रूट में d, सॉरी माइनस का b माइनस का अंडर रूट में d बाय 2a इज इक्वल टू हम लिख देंगे माइनस का b की जगह पे माइनस का 6 माइनस का अंडर रूट में d की जगह पे हमारे पास में हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 4। तो अगर आपकी इच्छा हो तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस का अंडर रूट में 12 डिवाइड बाय 4। तो इस हिसाब से हमारे दो सॉल्यूशंस आए, जो कि x1 की वैल्यू ये रहेगी, x2 की वैल्यू ये रहेगी। तो हमने इस क्वेश्चन में जो हमने अभी तक 3 क्वेश्चन देखे, तीनों क्वेश्चन में हमने एक बार d की वैल्यू लेस देन 0 देख ली, इमेजिनरी देख लिया रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। एक बार हमने इज इक्वल टू 0 देख लिया, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमने माइनस का b बाई 2a से 2 इक्वल रूट्स देख लिए, 2 इक्वल रियल रूट्स। थर्ड क्वेश्चन में हमने 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देख लिए, जो कि x1 और x2 इस हिसाब से हमने निकाल दिए। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है। अब ये जो टर्म है,
ये जो टर्म है इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो थोड़ा बहुत सॉल्व कैसे कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर नहीं भी करो, अगर कोई सा जैसे मान लो यहाँ 16 रहता, 4 बाहर निकल आता तो अपन और अच्छे से कर लेते हैं। अगर कोई सी एक ऐसी टर्म है कि जो कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे अंडर रूट में 12 है, तो नहीं भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा बहुत निकालना है तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 6 प्लस अंडर रूट में 12 को तुम क्या लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाय 4। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि ये हो जाएगा 6 प्लस, अब ये 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 3 डिवाइड बाय 4। आपका सॉल्यूशन में ये भी दिया हुआ हो सकता है, या फिर आप अगर इस 4 को इसके साथ और इसके साथ डिवाइड करोगे तो ये ऐसा भी हो जाएगा 6/4 प्लस 2/4 रूट 3। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दुआ 4 प्लस, अब वैसे के वैसे ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दुआ 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 दुआ 4, तो रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो इस हिसाब से भी ये आंसर आ सकता है। इसका आंसर ये भी आ सकता है 3 प्लस अंडर रूट में 3 डिवाइड बाय 2, ये भी इसका आंसर आ सकता है। ये आंसर आ सकता है 3 माइनस अंडर रूट में 3 डिवाइड बाई 2। तो मैं यही कोशिश करेंगे, हम प्रिफर्ड आंसर हम यही लाएं, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स हम भी दिखाएं। यहाँ पे छोड़ के आएंगे तो थोड़ा सा ये लगेगा कि इसमें से ये 4 बाहर निकाल लेता, रूट 3 वहीं पे रहने देता, फिर 4 में से ये 6 में से फिर आप अगर आप निकालोगे 2 बाहर तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये ऐसा आंसर भी आ सकता है। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि अगर आप इसका आंसर निकालें तो इसका आंसर आप इसको थोड़ा सॉल्व करके x1 का आंसर 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 निकालें, x2 का आंसर 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 निकालें। आपको चीज़ तो आपको मैंने सॉल्व करके तो बता ही दिया है कैसे। वहाँ पे आंसर ना छोड़ें, थोड़ी सी ज़रा मेहनत कर लें, यहाँ पे आंसर ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। तो इस हिसाब से हमने 2 डिफरेंट रूट्स भी निकालने सीख लिए इस इक्वेशन के। ठीक, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। इसको आप ये करिए जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं, एक्सरसाइज 4.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आप इसको इरेज कर लीजिए या फिर पॉज करके मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो, पॉज करके मेरी बात सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो भाई साहब अब लोचे आने शुरू हो गए हैं, वो आपसे k की वैल्यू फाइंड करवा रहे हैं। फाइंड वैल्यू of k so that following quadratic equation has इक्वल रूट्स। तो भाई साहब अब यहाँ पे जो बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फर्स्ट जो दी है वो फर्स्ट दी है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब उनका क्या बोलना पड़ रहा है उसको थोड़ा समझते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ये वाले पोर्शन को, और आपको पूरा क्वेश्चन सबसे पहले समझाता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको उतार लेना। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि ज़्यादा कम टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। मेरे पास भी थोड़ी सी टाइम की कमी रहती है और आपके पास भी कमी है, तो क्यों ना हम टाइम मैनेजमेंट ऐसा करें कि ज़रा सी जगह में थोड़े से टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। हम सीखने आए हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको बोल क्या आ रहा है वो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, आप इस इक्वेशन को देखेंगे 2x² प्लस k x प्लस 3 इज टू 0। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 का सेकेंड है। इसमें बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हो जाए,
तो भाई साहब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वी हैव, सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, वी हैव 2x² प्लस kx प्लस 3 इजिकल्स टू 0, ये दिया हुआ है। वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हर चीज में हमें तो यही करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल्स टू 0, जहाँ पे सो वी हैव हमारे पास क्या आया, a इजिकल्स टू क्या आया, x² की टर्म, x² का कोएफिशिएंट a इजिकल्स टू आपके पास आ गया 2, b इजिकल्स टू क्या आ गया, b इजिकल्स टू x का कोएफिशिएंट b रहता है तो आपके पास आ गया k, और c आपके पास में आ गया 3, c इजिकल्स टू 3। तो भाई साहब इतना तो हमने करके देख लिया, इक्वेशन दी हुई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने इक्वेट किया और ये चीज निकाली। अब वो क्या है ना, आपसे माइंड गेम्स करेगा, आपसे ये पूछ रहा है कि इस के की वैल्यू बताओ अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स है तो हमें पता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के इक्वल रूट्स है, तो वो कौन बताएगा, हमें पता है। इसको इरेज कर देता हूं अब, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स है वो कौन बताएगा, मुझे बताइए कौन बताएगा, वो बताएगा डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर, डिस्क्रिमिनेंट ही तो बताएगा हमें कि रियल रूट्स है। तो वी नो दैट, अब हमें पता है, वी नो दैट फॉर एनी, हमें पता है कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें जो पता है उससे हम चलेंगे, फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू हैव इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स है तो d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। हमें ये पता है, वी नो दैट फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू हैव इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स के लिए हमें पता है कि d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फिर यहां से हम क्या लिख देंगे, d इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। भाई साहब ठीक है, बात समझ रहे हो आप, अगर d इज इक्वल टू 0 रहेगा तभी हमें पता है कि d इज इक्वल टू 0 रहेगा तभी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स रहेंगे। तो अब हम उल्टा रिवर्स मैथमेटिक्स चलते हैं कि आपने बोला है कि इसके इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है मतलब d इज इक्वल टू 0 है, तो अब आप k की वैल्यू फाइंड करवा रहे हो, तो हमने लिख दिया b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ से, b² इज इक्वल टू 4ac उधर चले जाएगा, b² इज इक्वल टू 4ac। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, b इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया, b इज इक्वल टू दिया उसने k, तो यहाँ से आ गया k² इज इक्वल टू k² इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय a, क्या है a हमको हमारे पास में है 2, 4a इंटू c हमारे पास में है 3, तो 3, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8, 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24, 24। ठीक है, k² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, 4 2 8, 8 3 24। तो यहां से हम निकालेंगे कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो k हो जाएगा अंडर रूट में 24। k की वैल्यू क्या हमारे पास निकल के आ गई, k की वैल्यू निकल में आ गई भैया अंडर रूट 24, k की वैल्यू आ गई अंडर रूट 24, जिसके लिए इस इक्वेशन के दो इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी दो इक्वल रूट्स होंगे। k इज इक्वल टू आ गए अंडर रूट में 24, और उसको भी आपको प्लस माइनस बताना पड़ेगा भाई साहब। मेरे हिसाब से तो प्लस माइनस इसने बताना चाहिए। आपकी एक्सरसाइज के आंसर में देखते हैं कि ये प्लस माइनस बताता है कि नहीं। 4.3 का सेकंड का फर्स्ट, ठीक है इसने बताया। तो k की वैल्यू हमने इस हिसाब से निकाल ली। आंसर में तो थोड़ा आगे भी बताया कि प्लस माइनस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने यहीं से लिखा ना भैया, सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाई 6,
अब ये भाई 24 को चार्जिंग चॉइस ही है, तो अंडर रूट में 4 मल्टीप्लाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, टू अंडर रूट में 6। तो यहाँ पे इनने जो k की वैल्यू दी है, हर बार मैं यही बोलता हूँ कि ये अंडर रूट में प्रॉपर निकाल के देना, तो ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो इस हिसाब से आपने देखा कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, आपको एक चीज बता रहा है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, साथ के साथ में एक चीज बता रहा है, एक कॉन्सेप्ट बता रहा है कि इक्वेशन में आपको एक चीज बता रहा है कि इस इक्वेशन के हैज इक्वल रूट्स, आपकी इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, तो मुझे k की वैल्यू बताओ। हमें पता है, इसको कंपेयर किया, a की वैल्यू निकाली, b की निकाली, c की निकाली। a क्या होता है, a हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 निकल गया। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो b इजिकल्स टू k दिया हुआ था। और c क्या होता है, कांस्टेंट, c इजिकल्स टू 3। हमें एक कंडीशन और पता है कि अगर इक्वल रूट्स है तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर d इजिकल्स टू 0 होगा। सारी इन चीज़ों को ब्रैकेट्स में भी आप लिख सकते हो, आंसर को भी ब्रैकेट्स में आप बना के लिख सकते हो, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। d इजिकल्स टू 0, तो d हमें पता है b स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल्स टू 0, तो b स्क्वायर इजिकल्स टू 4ac उधर चले जाएगा, तो इजिकल्स टू 4ac हो जाएगा। b का स्क्वायर, b की जगह पे हमने पुट किया k, a की जगह हमने पुट किया 2 और c की जगह पे हमने पुट किया 3। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हो, पुटिंग a इजिकल्स टू k, सॉरी a इजिकल्स टू 2, b इजिकल्स टू k, c इजिकल्स टू 3। ठीक है, ये आप बिल्कुल डिजाइन में इसको साइड में ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि इसमें इसने कहाँ रखा। ये सारी चीजें रख के हमने देखा कि k की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इस साइड इस हिसाब से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी कर ले हम। हाँ, अब एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये एमपी बोर्ड वालों के लिए हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया। एमपी बोर्ड वालों, अगर तुम इसको समझ गए हो, इसको कर पा रहे हो, तो ये बेटा हाई क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए। बट वही अगर सीबीएसई बोर्ड वालों की बात कर ली जाए, तो इससे आपको क्वेश्चंस हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन इक्वल रूट्स का आ जाए। हमेशा वो यही पूछ रहा है कि अगर रियल डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर ग्रेटर देन 0 है, तो वो क्या है ना, यहाँ पे इक्वल रूट्स नहीं बताएगा, वो यहाँ पे बोल देगा हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, उस कंडीशन में k की वैल्यू बताओ। तो वो क्वेश्चन हम करेंगे अपकमिंग क्लासेस में, हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, जब तक आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। सेम सिनेरियो, क्वेश्चन नंबर 2। सो भाई साहब, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही दिया है, इज इक्वल टू 0। इसका k की वैल्यू निकालो अगर इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हो। तो अब आप देख सकते हो कि कितनी कलाकारी से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको इरेज कर दूं। हाँ, सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूं। हमें इक्वेशन, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है kx x माइनस 2 प्लस 6 इजिकल्स टू 0। तो क्या हम यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं भाई साहब, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाएंगे। एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए, एक्स के साथ में कुछ दिखना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अलग दिखनी चाहिए। कांस्टेंट टर्म तो यहाँ अलग दिख ही रही है, ये क्या जंजाल फैलाया हुआ है भाई। तो आप क्या करोगे, के एक्स का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दोगे, इस टर्म का अंदर एक्स में मल्टीप्लाई करोगे और -2 में मल्टीप्लाई करोगे। तो आप जब के एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा के एक्स इंटू एक्स, माइनस का साइन वैसा का वैसा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या करोगे आप, के एक्स 2 मल्टीप्लाई बाय के एक्स प्लस 6 इजिकल्स टू 0। इस हिसाब से अब हमारे पास इक्वेशन बनी के एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई डबल एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स, माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 इजिकल्स टू 0। स्पीड तो ज़्यादा नहीं लग रही है, मेरे हिसाब से तो नहीं लगनी चाहिए, छोटा सा कैलकुलेशन है, नहीं कर पा रहे हैं तो हर एक स्टेप पे ध्यान दो।
ठीक है, हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरेट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने जनरेट किया। तो अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, इस हिसाब से मिल गया। तो अब हम क्या लिख देंगे, अब हम लिख देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम कंपेयर कर लेंगे और हमारे पास में अब आएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास आएगा ए बी और सी। इस हिसाब से हमारे पास ए क्या आएगा, अब ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने क्या है के, तो ए आ गया के। बी किसका, बी जो है, और सी क्या है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, तो बी के लिए हमारे पास में आ गया माइनस का 2k, तो ये हो गया माइनस का 2k। और c हमारे पास में होता है कांस्टेंट, तो c इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 6। अब हमें a की वैल्यू निकाल ली k, b की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू हमने निकाल ली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k, b की वैल्यू निकाल ली माइनस का 2k, c की वैल्यू निकाल ली 6। अब हमें ये एक पता ही है, वी नो दैट फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू हैव इक्वल रूट्स, जो कि ऊपर बोला गया है d 0 होना चाहिए। d इज इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac उधर चले जाएगा, इतना होना चाहिए। यहाँ तक कि हमारी सेम प्रोसेस देख रहे हो ना, अगर एक क्वेश्चन को आप करते हो तो बहुत सारी सेम प्रोसेसेस उसमें फॉलो होती है। क्वेश्चन थोड़े थोड़े से, हाँ, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ट्विस्ट क्या था, ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ था, तो आपको उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पहले लाना होगा। ये इतना काम आपको करना होगा। इतना काम किया, ए बी सी की वैल्यू निकाली, डी इज इक्वल टू 0, डी 0 मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac आना है। अब हम b की जगह पे क्या रखेंगे, बी स्क्वायर, बी की जगह पे हमारे पास है माइनस 2k, तो इसको लिख देंगे माइनस 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय ए हमारे पास में है k मल्टीप्लाई बाय k इंटू सी है हमारे पास में 6, सी है हमारे पास में 6। तो हम इसको सजाने के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पे पुटिंग ए इज इक्वल टू हमने रख दिया k, b इज इक्वल टू माइनस का 2k और c इज इक्वल टू 6। ठीक है भाई साहब, ये हमने रख दिया। इसको बिल्कुल क्लियर कर लो कि भैया b माइनस का 2k है। अब हमने रख दिया माइनस 2k का स्क्वायर मतलब 2 बार लिखो, माइनस 2k मल्टीप्लाई बाय माइनस 2k, ये माइनस साइन से माइनस साइन कटेगा, ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, नीचे लिख दें 2 2 जा हो जाएगा 4, k का k में मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 2 जा 4, k का k में स्क्वायर तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4k, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौका 24 24, ये k वैसा का वैसा। अब आप देखोगे भाई साहब, अब आप देखोगे 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, ये k को हम यहाँ नीचे पहुँचा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4k इंटू k स्क्वायर को k इंटू k लिख सकते हैं, डिवाइड बाय k, हमने नीचे k पहुँचा दिया इज इक्वल टू 24। ये k से ये k कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2k में से एक k चले जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 4k इज इक्वल टू 24। यहाँ से हम k इज इक्वल टू 4 को अब नीचे पहुँचा देंगे तो 24 डिवाइड बाई 4, 4 6 24 6। तो इस हिसाब से हमारी k की वो वैल्यू जब ये इक्वेशन में इक्वल रूट्स बन जाएंगे तो k इज इक्वल टू 6 पे हमारा आंसर आ जाएगा। k इज इक्वल टू 6 पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। इस हिसाब से हमने ये आंसर निकाल दिया। और आप देख सकते हो कि जो हमने क्लास की शुरुआत करी थी किस हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स समझे हमने, क्या होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, श्रीधराचार्य मेथड हमने समझी, और इस हिसाब से हमने डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर समझा, नेचर ऑफ रूट्स समझे। तो आज हमने बहुत ही सारे क्वेश्चंस फिर चीज़ें समझी, उसके साथ साथ हमने 5 क्वेश्चंस अभी तक कर लिए। तो अभी हमारा बेस फॉर्म हुआ है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 एक्सरसाइज अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, उसको भी सॉल्व करेंगे। साथ के साथ में हम नए नए और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्रीवियस ईयर के भर के क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, मैं क्लास को यहीं पे सम अप करता हूँ और आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम 4.3 एक्सरसाइज करेंगे और बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।